io non capisco, signora. Non c'è neanche una copia. Naturalmente, ma l'originale. यह मूवी है एक ऐसी लेडी की जिसके हस्बैंड की मौत के बाद उसके सोसाइटी के लोग और उसके हस्बैंड के दोस्त उस पर बुरी नजर डालते हैं और उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। अब इन सब चीजों से वह कैसे बचेगी। मूवी की शुरुआत होती है फ्रांसिका नाम की लेडी को दिखाते हुए, जहां एक रात फ्रांसिका को बुरी न्यूज मिलती है कि उसके हस्बैंड की मौत सड़क हादसे में हो गई है और उसकी डेड बॉडी को हाईवे के नजदीक एक हॉस्पिटल में रखा गया है और फ्रांसिका को पुलिस उसकी पहचान के लिए बुलाती है। फ्रांसिका अपने हस्बैंड की दोस्त वकील सिसारे के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां वह रास्ते में अपने हस्बैंड की कार को देखती है जिसकी काफी बुरी हालत हो गई थी, जिसे देखकर ही पता चलता है कि उसके हस्बैंड की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। जब फ्रांसिका अस्पताल में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखती है तो वह बुरी तरीके से टूट जाती है और अपनी बेटी जूलिया के बारे में सोचने लगती है अब उसके और उसकी बेटी के भविष्य का क्या होगा। पर वह यह नहीं जानती कि अभी तो उसके ऊपर और भी मुसीबतें आने वाली है, जिसके बाद वह अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के दिन से ही वह अपने प्रति लोगों के गंदी नजरों को नोटिस करती है। अपने हस्बैंड मिर्जियो के मौत के कुछ दिनों बाद ही उसका दोस्त सिसारे, जो मिर्जियो के कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है, फ्रांसिका को बताता है कि उसके पति की कंपनी बहुत ही कर्ज में डूबी हुई है और उसे अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कई महीनों से एक किस्त भी जमा नहीं किया था। घर, फार्म और ऑफिस सब कुछ गिरवी है। एक योट और क्रैश कार ही कहने के लिए बस उसका है, जहां फ्रांसिका का फादर भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि वह खुद एक कंगाल आदमी होता है। हालांकि वह दिल से अच्छा है, लेकिन वह अपनी बेटी फ्रांसिका के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जब वह फ्यूनरल में अपनी बेटी से मिलने आया था तो वापस लौटने के लिए भी ट्रेन के टिकट के पैसे फ्रांसिका ने ही दिए थे, इसलिए उसे अपने फादर से गुड विशेष के अलावा और कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं फ्रांसिका के घर में एक मेड काम करती है जिसका नाम रोजारिया है और उसे फ्रांसिका के यहाँ काम करते हुए काफी साल हो गए थे, लेकिन अब फ्रांसिका उसे काम पर नहीं रख सकती है, इसलिए उसे काम छोड़कर जाने को कहती है। लेकिन रोजारिया मना कर देती है और कहती है कि वह उसे उसके बुरे वक्त में छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि उसका साथ देगी। और फ्रांसिका सोचती है कि उसे अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए वह अपनी एक फ्रेंड क्रिस्टीना से उसके कपड़े की शॉप में सेल्स वूमन की जॉब मांगती है। यह क्रिस्टीना के लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि वह कभी उसकी वीआईपी कस्टमर हुआ करती थी और अब उसे शॉप में लेबर का काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत अपने घर को चलाने के लिए है और उसे ये काम करने में कोई भी शर्म नहीं होती क्योंकि उसे अपनी बेटी की भी देखभाल करनी है। वहीं शॉप में उसकी पुरानी फ्रेंड्स आती हैं, जिसे फ्रांसिका को शॉप में काम करते देख बुरा फील होता है, पर वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जहां एक दिन गुडिको नाम का एक रिच कस्टमर शॉप पर आता है। फ्रांसिका उसे जानती थी क्योंकि वह उसके हस्बैंड का फ्रेंड था, पर यहाँ वह फ्रांसिका की मजबूरी का फायदा उठाता है, जिस पर फ्रांसिका उसे एक थप्पड़ मार देती है और ना चाहते हुए भी फ्रांसिका को यह काम छोड़ना पड़ता है। पर वैसे भी अपने हस्बैंड के भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए यह नौकरी कोई भी काम की नहीं थी। पर यहाँ उसे यह बात समझ में आ जाती है कि लोगों की बुरी नजर हमेशा उस पर बनी रहेगी, या तो उसे किसी आदमी से शादी करनी होगी जो उसकी और उसकी बेटी की देखभाल कर सके, या फिर उसे खुद ही इन सारी चीजों को हैंडल करना होगा। और वह पैसे की समस्या से निपटने के लिए अपने हस्बैंड वकील सिसारे को अपनी योट बेच देती है, जिसे उसके काफी कम पैसे मिले थे। पर इसी बहाने फ्रांसिका को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद फ्रांसिका अपने घर के सारे फर्नीचर और पेंटिंग बेच डालती है और अपने कीमती कपड़ों और जूतों की नीलामी कर देती है और सब कुछ बेचकर अपने हस्बैंड के सारे कर्ज को चुका देती है। लेकिन अब उसे अपने और अपनी बेटी की भविष्य के लिए कुछ तो करना होगा। जहाँ एक दिन फ्रांसिका की मेड रोजारिया कहती है कि उसे ज्यादा दिनों तक अकेला नहीं रहना पड़ेगा, जल्दी ही कोई ना कोई अमीर आदमी उससे शादी कर ही लेगा। सिसारे के कांटेक्ट से आज एक नेता फ्रांसिका से मिलने आने वाला है, जिसका नाम एनरिको है और वह उसके हस्बैंड का जानने ही वाला है। और असल में वह इसलिए एनरिको से मिलने राजी हुई थी क्योंकि उसे लगा कि एनरिको उससे शादी की बात करेगा। पर एनरिको तो पहले से ही मैरिड था और फ्रांसिका को डेट के लिए एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है, जहाँ वह उसके सामने अपनी बात रखता है कि जब भी वह इस शहर में आए तो वह उसके साथ समय गुजारे, जिसके बदले वह उसके सारे खर्च उठाने को तैयार है और उसे सारी वीआईपी सुविधाएं भी मिलेगी। वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि वह केवल उसके साथ एक रात का रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि वह पॉलिटिक्स में है, इसलिए वह अपनी वाइफ को छोड़कर
पर उससे शादी नहीं कर सकता। पर फ्रांसिका उसके इस जवाब का कोई भी रिस्पांस नहीं देती, लेकिन इतना तो समझ जाती है कि उसे भी इस बेरहम दुनिया में बेरहम बनना ही पड़ेगा। अगली बार वकील सिसारे उसके लिए अमीर बिजनेसमैन के साथ डेट प्लान करता है। यह बिजनेसमैन इतना चालाक था कि तोहफे में फ्रांसिका को एक नकली हार देता है और कहता है कि असली भी उसे जल्द ही मिल जाएगा, जिस पर फ्रांसिका उस कंजूस के साथ डेट बीच में ही छोड़कर चली जाती है और उसका नकली हार उसके नकली दांत वाले जार में डाल जाती है। जहां एक दिन फ्रांसिका अपनी फ्रेंड कार्ला के घर जाती है तो उसके कबर्ड में एक फर वाली कोट को देखती है जो कि कभी उसके पास हुआ करती थी, पर असल में ये कोट फ्रांसिका का ही होता है। कार्ला ने उसके कपड़े की नीलामी के वक्त एक लेडी को इस पर पैसे लगाने को कहा था और बाद में इस कोट को टेलर से अलग डिजाइन करवाकर डिफरेंट लुक दे दिया था। क्योंकि फर वाला नया कोट खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, उसने चालाकी से फ्रांसिका के कोट को कम कीमत पर नीलाम करवा दिया था और धोखे से खुद खरीद लिया। यानी कि उसकी फ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। वहीं एक दिन कार्ला का हस्बैंड सांद्रो फ्रांसिका के घर आता है और कहता है वह उसे पसंद करता है, पर वह भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने आया होता है। जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सांद्रो को लगता है कि वह फ्रांसिका के साथ अफेयर में है, पर तभी फ्रांसिका कहती है कि उसे इसके बदले एक फर वाली कोट खरीद कर दे, नहीं तो वह उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी। क्योंकि फ्रांसिका ने भी अब लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद कार्ला का हस्बैंड सांद्रो फ्रांसिका के लिए फर वाली कोट भिजवाता है और फ्रांसिका उस कोट को बेच देती है, जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वह अपनी बेटी की स्कूल की फीस चुकाती है और अपने किराए के घर का 1 साल का रेंट भी, और बचे पैसे से एक सेकेंड हैंड कार खरीद लेती है। वहीं कार्ला को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड ने फ्रांसिका के लिए एक फर वाली कोट खरीदी है, जिसका इंस्टॉलमेंट वह अभी तक भर रहा है। और कार्ला गुस्से में फ्रांसिका के घर आती है और उसे कोट वापस करने को कहती है, लेकिन फ्रांसिका ने तो कोट बेच दिया था और इसके बदले जो पैसे मिले उसे भी खर्च कर दिया। जिसके बाद कार्ला गुस्से में कहती है कि उसके हस्बैंड का चक्कर एक लड़की के साथ था, तुम्हें क्या लगा, तुम ही एक खूबसूरत हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा था, मिर्जियों के अफेयर के बारे में सभी जानते थे, बस तुम्हें छोड़कर। और फ्रांसिका को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर कामिला नाम की लड़की के साथ चल रहा था और वह उस लड़की से मिलने चली जाती है और जानना चाहती है वह लड़की कौन है जिसके लिए उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया। और फ्रांसिका जब कामिला से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वह एक अच्छी लड़की है और कामिला उसे कहती है कि उसने मिर्जियों को कहा था कि वह अपनी वाइफ और बेटी को छोड़कर मेरे पास रहे, पर उसने तुम्हें चुना और मिर्जियो तुम्हारे बारे में जितना भी कहता था तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। जिसके बाद फ्रांसिका कामिला से मिलकर लौट जाती है और काफी अपसेट हो जाती है और अपनी शादी की रिंग को फेंक देती है, जहां उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है कि वो एक हाई सोसाइटी लेडी है और जब तक उसका हस्बैंड था लोग चाहते हुए भी उसका इजहार नहीं कर पाते थे। उसके चाहने वालों में उसके हस्बैंड के दोस्त और पॉलिटिक्स वाले भी थे जो उसे पाने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार थे, और वह इन सभी में से किसी एक के पास जाएगी तो बाकियों से मिलने वाले पैसे से हाथ धो बैठेगी और सोचती है कि वह सभी से कैसे पैसे निकलवा सकती है। जहां वह एक लॉटरी का प्लान बनाती है जिसमें केवल 20 चुनिंदा अमीर लोगों की ही एंट्री होगी और लॉटरी की एंट्री फीस 10 मिलियन ईरा के बराबर होगी, जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपए के बराबर है। और इतनी बड़ी रकम तो वही देना चाहेगा जो उसका सच्चा दीवाना हो, और एंट्री करने वालों के नाम को सीक्रेट रखा जाएगा, और जो भी इस लॉटरी का विनर होगा फ्रांसिका उसके साथ 4 सालों तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बनकर रहेगी। और वह सिसारे को इस लॉटरी के लिए नियम बनाने को कहती है ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐसा ना लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है, और इसके बदले उसे लॉटरी से होने वाली कमाई का अच्छा कमीशन मिलेगा। और ये जल्दी पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन उन्हें इसके लिए कैंडिडेट भी ढूंढने होंगे, और वे बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं और हर उस आदमी को अप्रोच करते हैं जिसकी हैसियत एंट्री फीस भरने की हो और जो डेस्परेटली फ्रांसिका को पाना चाहता हो। उन्हें जल्दी ही ऐसे 20 कैंडिडेट मिल जाते हैं जो फ्रांसिका के ऊपर 50 लाख का दाव खेलने के लिए तैयार होते हैं, और फ्रांसिका की लॉटरी की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, और ये खबर फ्रांसिका के हस्बैंड की मदर को भी लग जाती है और वह नाराज होती है। यह सब क्या कर रही हो, इन सब चीजों के कारण जूलिया के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तब फ्रांसिका कहती है कि जब वह अपने हस्बैंड के कर्ज से डूबी थी तो तब उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। तब उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड की चिंता नहीं हुई और मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इस लॉटरी से पीछे नहीं हटने वाली। जहां इस लॉटरी में कामिला भी पार्टिसिपेट करती है। वह भी फ्रांसिका की खूबसूरती को देखकर उस पर कायल हो गई थी और वही लॉटरी में 20 लोगों की एंट्री भी हो जाती है और अब फ्रांसिका के पास जल्द ही 10 करोड़ रुपए आने वाले थे। पर यहाँ पर वकील सिसारे इस मौके का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि उसका पेट सिर्फ कमीशन से नहीं भरने वाला और वह फ्रांसिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि वह उसकी बेटी जूलिया का भी ख्याल रखेगा और उसका भी। पर फ्रांसिका उसकी इस झांसे में नहीं आती और ऐसा जताती है जैसे उसे उसके इरादे की भनक ही नहीं। वहीं अगले दिन वह अपनी कार से कहीं जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट एंटोनियो नाम के एक लड़के से हो जाता है और उससे मिलने के थोड़े समय बाद ही उसे उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी बेटी जूलिया भी उससे घुल मिल जाती है और फ्रांसिका सोचती है कि वह लॉटरी के बारे में एंटोनियो को बताएगी तो उसे काफी बुरा लगेगा। पर उसकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है। फ्रांसिका को पता चल जाता है कि एंटोनियो को उसकी लॉटरी वाली बात पहले से ही पता थी। वह जानबूझकर उसकी कार से टकराया था ताकि वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके और 4 साल बाद फ्रांसिका के कमाई पर ऐश कर सके। पर एंटोनियो के इरादे पर पानी फिर गया होता है और फ्रांसिका उससे सारे नाते तोड़ देती है और अब समय आ गया था जब फ्रांसिका अपना आखिरी दांव खेलती है और फ्रांसिका एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को एक गुप्त खबरी बनकर गैर कानूनी लॉटरी बिजनेस की जानकारी दे देती है कि शहर में प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है और इस कांड में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और पुलिस वकील सिसारे के ऑफिस में छापा मारती है और 20 रिच लोगों द्वारा फ्रांसिका के भारी भरकम चेक को कब्जे में ले लेती है और यह लॉटरी कांड खबरों में भी आ जाता है। और अगर ऐसा होता है तो लिस्ट में नामी लोगों की पब्लिक में काफी बेइज्जती हो सकती है और सभी को काफी टेंशन हो जाती है क्योंकि कितनों का तो राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा और जब तक इस ईमानदार पुलिस के हाथ में यह मामला है वे अपना नाम क्लियर भी नहीं करवा सकते। अब सब कुछ फ्रांसिका के हाथ में होता है कि वह पुलिस के सामने क्या बयान देगी। जब फ्रांसिका से इस बारे में पूछताछ होती है तो कि वह भारी भरकम अमाउंट वाले चेक्स के बारे में जानती है जो उसके नाम से काटी गई है। फ्रांसिका हाँ में जवाब देती है और कहती है कि उसके हस्बैंड के दोस्तों ने उसके और उसकी बेटी की मदद करने के लिए उसे चैरिटी के तौर पर उसे डोनेशन देने की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अगर वे सीधे फ्रांसिका को पैसे देंगे तो उसके आत्मसम्मान को चोट लग सकती है, इसलिए उसने एक लॉटरी की योजना बनाई जिसमें इंटरफीस के तौर पर वे पैसे डोनेट कर सकते हैं। इस लॉटरी के इनाम के तौर पर वकील सिसारे अपनी योट जीतने वाले को इनाम के तौर पर देंगे जो कि सिसारे ने फ्रांसिका से कम दाम पे खरीदा था और फ्रांसिका ने सभी पार्टिसिपेट लोगों के नाम और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने से बचा लिया और उन्हें संत की छवि दे दी। जहां पुलिस ने भी सारे चेक्स फ्रांसिका के बैंक में कैश करवा दिए और वहीं फ्रांसिका सारे पैसे लेकर अपनी बेटी और मेट के साथ अपने शहर को छोड़ किसी अनजान से कोने में चली जाती है और बदले में उन 20 लोगों को यह सोचकर ही संतोष करना पड़ता है कि उनकी इज्जत अखबार में उछलने से बच गई। पर उन्हें क्या पता कि उनके साथ तो स्कैम हुआ है क्योंकि फ्रांसिका ने तो पहले से ही सारा प्लान बना लिया था और सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ था क्योंकि वह समझ चुकी थी अगर उसे इन भेड़ियों के बीच जीना है तो एक लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें जहां आपको ढेर सारी मूवीज मिल जाएंगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।